किसी गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम मीरा और छोटी बहन का नाम नैना था। दोनों के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके पिताजी की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उनके जाने के बाद दुकान संभालने की जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई थी। मीरा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ नैना बहुत ही चालाक थी। मीरा अकेली ही सारा दिन दुकान संभालती थी और नैना घर में बैठकर टीवी देखती रहती थी या तो अपने दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करती रहती थी। मरने से पहले दोनों के पिता ने दुकान मीरा के नाम कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि नैना बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और वो दुकान बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी। धीरे धीरे नैना को मीरा से जलन होने लगी। पिताजी मेरे से बिना पूछे दुकान मीरा के नाम कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, उन्हें मेरे से भी तो पूछना चाहिए था। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब मैं मीरा के किसी भी काम में थोड़ी सी भी मदद नहीं करूँगी। ऐसा सोचकर उस दिन से नैना मीरा के हर काम को बिगाड़ दिया करती थी। यहाँ तक कि जलन में आकर नैना दुकान को भी नुकसान पहुँचाती थी। नैना की ऐसी हरकतें देखकर मीरा भी बहुत परेशान हो गई थी। अरे ना जाने नैना को आजकल क्या हो गया है, ऐसी उखड़ी उखड़ी रहती है और सारा काम बिगाड़ती रहती है। मैं आज ही से बात करती हूँ। मीरा नैना के पास जाती है और बोलती है, नैना भला तुम क्या चाहती हो? क्या हुआ और मेरे से ये सब क्यों पूछ रही है? आजकल देख रही हूँ कि तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो और अब तो दुकान में भी जब आती हो तो कोई न कोई सामान गिराकर या तोड़कर ही जाती हो। इससे तुम्हें अंदाजा भी है कितना नुकसान होता है? मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ, सब अपने आप हो जाता है। देखो अब मैं समझ चुकी हूँ, इसलिए मुझे सारी बात सही सही बताओ। पिताजी ने क्या सोचकर दुकान तेरे नाम की है? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उनकी बेटी हूँ। भला मैं क्यों ना चाहूँ कि ये दुकान मेरे नाम हो? अगर तुम्हें दुकान अपने नाम करवाना था तो पहले ही बोल देती, मैं खुशी खुशी दुकान तुम्हारे नाम करवा देती। फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मैं आज ही ये दुकान तुम्हारे नाम करवा दूंगी, लेकिन तुम इस किराने की दुकान को पूरी जिम्मेदारी के साथ चलाना। हमारे पिताजी को गांव में सभी लोग जानते थे और गांव के सभी लोग उन्हीं की दुकान से सामान लेते थे और उनके जाने के बाद भी दुकान के ग्राहक कम नहीं हुए हैं, इसलिए दुकान तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से संभालना होगा। तू इस बात की चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छे से दुकान संभाल सकती हूँ। मीरा उसी दिन अपने पिताजी की किराने की दुकान नैना के नाम करवा देती है। दुकान मिल जाने की वजह से नैना बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन दुकान को कैसे चलाना होता है, कैसे मुनाफा होता है और क्या चीज कैसे बेची जाती है, इस बात का अंदाजा नैना को बिल्कुल भी नहीं था। देखते ही देखते दुकान में बहुत कम ग्राहक आने लगे और मुनाफा बहुत कम होने लगा। ये सब देखकर मीरा को बहुत चिंता सताने लगती है। नैना ये सब क्या कर रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुकान डूब जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ नैना को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बढ़ते समय के साथ दुकान और घाटे में जा रही थी। मीरा नैना के पास जाती है और बोलती है, नैना हमारी दुकान में कितने सारे ग्राहक आते थे, लेकिन अब गलती से इक्के दुक्के आ जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा दुकान घाटे में डूब जाएगा। तू अपने काम से काम रख, समझ गई? मेरी दुकान है और मैं इसे कैसे भी चलाऊं, तुझे इससे क्या? ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो नैना। मैंने बोला ना, ये मेरा काम है, मैं इसे कैसे भी करूं। नैना की ऐसी बातें सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। चलते चलते मीरा एक खेत में पहुँच जाती है। मीरा खेत में बैठकर अपने माता पिता को याद कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक पौधे पर जाती है जिसके नीचे एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। अरे ये सोने का सिक्का यहाँ फेंका पड़ा है। तभी उस पौधे में से आवाज आती है, मीरा मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को अच्छे से जानती हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर अचानक आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है ये आवाज इस पौधे में से आ रही है, लेकिन भला पौधा बोल कैसे सकता है? हाँ, ये आवाज पौधे में से ही आ रही है। बहुत समय पहले तुम्हारे पिताजी को एक जादूगरनी ने कुछ बीज दिए थे और तुम्हारे पिताजी ने उन सभी बीजों को यहाँ जमीन के अंदर रख दिया था। उस दिन के बाद से तुम्हारे पिताजी तो यहाँ कभी नहीं आए, लेकिन वो बीज पौधे के रूप में बदल गए और वो पौधा मैं ही हूँ। मैं एक जादुई पौधा हूँ, इसलिए मैं हमेशा पौधा ही रहूँगी और कभी पेड़ नहीं बन सकती। अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन तुम परेशान मत हो मीरा, मुझे पता है अभी तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। नैना आखिर ये सब क्यों कर रही है?
मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी और उन सोने के सिक्कों की मदद से तुम अपनी खुद की एक दुकान खोलना। पौधे की ये बात सुनकर मीरा बहुत खुश होती है। मीरा वहाँ से बहुत सारे सोने के सिक्के अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें दुकान में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी खुद की एक दुकान बना लेती है। अब मैंने अपनी दुकान भी खोल ली है। इस दुकान की मदद से मैं बहुत तरक्की करूंगी और अपने पिताजी के बनाए हुए ग्राहक फिर से वापस लेकर आऊंगी। इस तरह मीरा अपनी दुकान चलाती थी और धीरे धीरे खूब तरक्की करने लगी थी। नैना मीरा की तरक्की देख हैरान रह जाती है। एक नई दुकान बनाने के लिए इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसने तो जल्द ही इस दुकान की मदद से बहुत तरक्की कर ली है। लगता है मेरे से छुपाकर पिताजी ने इसको बहुत सारे पैसे दिए थे, जिसकी मदद से आज इसने ये दुकान खोली है। अभी पूछ कर आती हूँ भला ये सब कैसे हुआ। इतना सोचकर नैना मीरा के पास जाती है और बोलती है, मीरा, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो तूने ये इतना बड़ा दुकान खोल लिया है? क्यों, तुझे तो मैंने अपनी दुकान दे दी थी ना, लेकिन तेरी बेवकूफी की वजह से दुकान इतने घाटे में चल रहा है। अब मेरी तरक्की तेरे से देखी नहीं जा रही जो यहाँ आ गई। नैना को अपनी गलती का पछतावा होने लग जाता है और वो वहाँ से घर आकर सोचती है, मेरी दुकान इतने घाटे में चल रही है, ये सब जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं मीरा को दुकान संभालने देती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। नैना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उधर मीरा को भी अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उसके पास आती है और बोलती है, नैना परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ और मेरे होते हुए तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने अपनी ही सगी बहन से जलन की, जिसकी वजह से आज मैं खुद इस कगार पर पहुंच गई। अगर हम दोनों मिल बैठकर मेहनत से एक साथ काम करते तो आज हम दुगनी तरक्की कर रहे होते। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी दुकान भी अच्छे से चलने लगेगी। अब हम दोनों काम पर ध्यान देंगे और साथ में खूब तरक्की करेंगे। उस दिन के बाद से मीरा पहले वाली दुकान की भी जिम्मेदारी संभाल लेती है। उस दुकान की तरक्की में जितने पैसे लगे वो मीरा सोने के सिक्के देने वाली जादुई पौधे की मदद से पूरे कर लिए और धीरे धीरे पहले वाली दुकान भी तरक्की पर आ गई। ये सब देखकर नैना बहुत खुश होती है और मीरा से कहती है, अरे वाह दीदी, आज आपकी वजह से मेरी दुकान पहले की तरह तरक्की करने लगी। वैसे दीदी, ये दुकान पिताजी ने आपको दी थी, तो ये दुकान आप ही संभालो, मैं नई वाली दुकान संभाल लूंगी। मीरा भी नैना की ईमानदारी देख बहुत खुश होती है और उस दिन से दोनों बहनें मेहनत करके खूब तरक्की करती है और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के किसी कोने में ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग खेती बाड़ी कर हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसी गांव में राशि नाम की एक मेहनती और समझदार लड़की रहती थी। वो पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन कर गांव की उन्नति के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। राशि की माँ पार्वती भी दिन भर खेतों में काम कर खूब मेहनत करती। पार्वती का भी सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर स्कूल से आने के बाद राशि को जब भी समय मिलता, पढ़ाई के साथ साथ वो घर के कामों में माँ की मदद भी किया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव के पास घने जंगल में कजरी नाम की एक बहुत ही शातिर जादूगरनी रहती थी। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसलिए अपने षड्यंत्र के मुताबिक एक दिन अचानक कजरी जादूगरनी गांव वालों के पास गई और बोली, सुनो गांव वालों, तुम सब कब तक ऐसे ही गरीबी में अपने दिन गुजारोगे? अगर मेरी बात मानोगे तो तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। जादूगरनी की बात सुनकर उन गांव वालों के मन में लालच आ गया। क्या कहा? सोने के सिक्के? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे लिए मजदूरी करनी होगी। उसके बदले मैं तुम्हें हर रोज सोने के सिक्के दूंगी। मजदूरी? पर कहाँ? क्या आप अपने लिए महल बना रही हैं? तुमने सही कहा, मैं चांद पर अपने लिए बहुत बड़ा महल बना रही हूँ। क्या कहा? चांद पर? पर हमने तो सुना है चांद पर कोई नहीं रहता।
तुम लोगों को क्या पता, चांद पर भी दुनिया है। वहाँ पर हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है। अगर तुम मेरे लिए वहाँ जाकर मजदूरी करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें धन दौलत से भर दूंगी। हीरे जवाहरात की बातें सुनकर गांव वालों का मन और भी ज्यादा लालच से भर गया और वो जादूगरनी कजरी के साथ चांद पर चलने के लिए तैयार हो गए। तब उनमें से एक औरत बोली, लेकिन हम चांद पर जाएंगे कैसे? हम तो मामूली इंसान हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक जादुई कालीन है जिसमें बैठकर तुम सभी चांद पर जा सकोगे। ये कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट हो गया। उसके बाद जादूगरनी कजरी उन लोगों को जादुई कालीन में बैठाकर पृथ्वी से दूर चांद की ओर ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्हें वहाँ 3 चांद दिखाई दिए। ये देख गांव वाले हैरानी से बोले, अरे यहाँ तो 3 चांद है जादूगरनी जी। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जादुई 3 चांद है। ये तीनों जादुई चांद हीरे मोती सोना चांदी से भरे हुए हैं, जिसे पृथ्वी लोक के वासियों को पता नहीं है। लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम पहले किस चांद पर जाकर मजदूरी करोगे, क्योंकि मैं तीनों चांद पर अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान महल बनाना चाहती हूँ। जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, हम सबसे पहले उस चांद पर जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। इतना कहकर जादूगरनी उन्हें तीनों में से पहले वाले चांद की जमीन पर ले गई। कालीन से उतरकर गांव वालों ने देखा, चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देख वो सभी हैरानी से बोले, जादूगरनी जी, यहाँ तो किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, हम आपके लिए महल कैसे बनाएंगे? मैं तो तुम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए जाल बिछाई थी, और ये कोई जादुई चांद नहीं बल्कि एक भ्रम था। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आने वाली अमावस्या को मुझे 100 लोगों की बलि देनी है, उसके बाद मैं पूरी दुनिया में राज करूँगी, राज। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारे बच्चे हमारे राह देख रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम जिंदा यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए जादूगरनी उन्हें वहाँ कैद कर वापस पृथ्वीलोक लौट आई। इस तरह धीरे धीरे जादूगरनी गांव वालों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जादूगरनी कजरी के साथ गए लोग जब वापस नहीं लौटे तो राशि को जादूगरनी पर शक हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी, जादूगरनी जिन लोगों को अपने साथ ले गई थी वो अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे जादूगरनी पर नजर रखनी होगी। उसके बाद राशि जादूगरनी पर नजर रखने लगी। फिर रात के समय दबे पांव राशि जादूगरनी की गुफा में पहुंची। उसने वहां देखा जादूगरनी कजरी ने एक आदमी को बंदी बनाया हुआ था। देख लिया तूने मुझसे पंगा लेने का नतीजा। आने वाली अमावस्या को मैं उन सभी इंसानों को मारकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और तू मेरे पास गुलाम बनकर रहेगी। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, बदले में तुम मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन लो। मुझे तेरी कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूँगी। मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए पूजा भी करनी है। 12 बजने वाला है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहते हुए जादूगरनी कजरी वहाँ से गायब हो गई। तभी फौरन राशि उस आदमी के पास आई और बोली, आप कौन हैं और जादूगरनी ने आपको बंधक क्यों बना रखा है? बेटी, मैं चांद हूँ। ये जादूगरनी मुझे अपना बंधक बनाकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आपको अभी इस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से आजाद करती हूँ।
बेटी, तुम मुझे आजाद नहीं कर पाओगी। जादूगरनी ने मुझे जादुई मंत्र से कैद कर रखा है। लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है। अगर तुम उस जादूगरनी का जादुई गोला ढूंढकर उसे तोड़ दोगी तो मैं उसकी कैद से आजाद हो जाऊंगा और वो जादूगरनी भी जलकर भस्म हो जाएगी। राशि और जादुई गोले को गुफा में चारों तरफ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो जादुई गोला ढूंढने में कामयाब हो गई। तभी अचानक जादूगरनी वहाँ आ पहुँची और राशि को देख लिया। ए लड़की, कौन है तू? यहाँ पर क्या करने आई है? और ये मेरा जादुई गोला तेरे हाथ में क्या कर रहा है? मेरा जादुई गोला मुझे वापस कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं जादूगरनी जी, ये लो अपना जादुई गोला। ये कहते हुए राशि ने जादुई गोला जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही जादुई गोला चकनाचूर हो गया और देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर जलने लगा। अरे नहीं बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरा शरीर जल रहा है। और देखते ही देखते जादूगरनी कजरी जलकर भस्म हो गई। तभी चांद भी आजाद हो गया। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से आजाद कर दिया। चांद जी, अब आप मेरी मदद कीजिए। ये दुष्ट जादूगरनी बहला फुसला कर गाँव के लोगों को अपने साथ पृथ्वी से दूर 3 जादुई चांद के पास ले गई थी। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। आप उन्हें वापस लाने में मेरी मदद कीजिए ना। तुम चिंता मत करो बेटी, चलो मेरे साथ, हम अभी वहाँ चलते हैं। इतना कहकर चांद राशि को अपनी जादुई शक्तियों से अपने साथ पृथ्वी लोक से मीलों दूर ले गया, जहाँ 3 चांद थे। ये देख राशि बोली, अरे यहाँ तो आपके जैसे 3 और चांद हैं। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। राशि, ये तीनों चांद नहीं हैं, बल्कि उस जादूगरनी का बिछाया हुआ ब्रह्मजाल है। आओ चलो मेरे साथ। ये कहते हुए चांद राशि को उन तीनों नकली चांद की सतह पर ले गया। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा लोग भूखे प्यासे रस्सियों से बंधे हुए थे। चांद ने फौरन अपनी जादुई शक्तियों से सभी लोगों को आजाद कर सही सलामत उन्हें वापस पृथ्वी लोक की जमीन पहुँचा दिया। साथ ही चांद ने अपनी शक्तियों से तीनों नकली चांद को नष्ट कर दिया। सभी लोग खुश होते हुए चांद का धन्यवाद करने लगे। चांद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम अपने परिवार से मिल पाए हैं। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, बल्कि राशि बेटी का करो। ये सब राशि की सूझबूझ और हिम्मत का ही परिणाम है। ये कहते हुए चांद ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर सभी गांव वाले राशि की तारीफ करने लगे। देख लिया आप सब लोगों ने, ज्यादा लालच करने का नतीजा। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप सबकी जान बच गई, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता था। इसलिए हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये सुन सभी गांव वालों ने राशि से माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले मेहनत और लगन से खेतों में काम कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर वक्त बीतने के साथ साथ राशि ने पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी अफसर बनकर अपने गांव का नाम रोशन किया और देश की उन्नति के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन बिताने लगी।